क्लास 7 चैप्टर 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। ये लास्ट चैप्टर है इस हिस्ट्री का, क्लास 7 का। 18वीं शताब्दी के दौरान जो भारतीय उपमहाद्वीप में क्या घटनाएं घट रही थी और जो मुग़ल साम्राज्य का भी पतन हो रहा था, उसके बाद में जो नए क्षेत्रीय राज्य बन रहे थे उनके बारे में ये इस पूरे चैप्टर में है, वही सब हम पढ़ेंगे। तो उसमें बता रखा है कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ घटनाएं घट रही थी जिसने क्या है हिस्ट्री को थोड़ा चेंज करा। और एक 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जिस दौरान भारत में की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी बहुत तेज़ी से बदल रही थी। बहुत छोटे से समय अंतराल में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा था। तो जब 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो 1761 में पानीपत की जब तीसरी लड़ाई हुई मराठों और अफ़गान शासक अहमद शाह के बीच में, तो उस दौरान जो भारतीय महाद्वीप में जो राजनीतिक शक्तियाँ थीं, किनका तो पतन हो रहा था, कौन सी नई राजनीतिक शक्तियाँ उभर रही थी, वो सब इस चैप्टर में है। और यहाँ पर जो मैप दे रखा है साइड में, यहाँ पर ये अवध, बंगाल और ये मराठा, हैदराबाद, सिख एक समुदाय है, उनके बारे में, तो इन्हीं के रेफरेंस में ये पूरा हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य और परवर्ती मुग़लों के लिए संकट की स्थिति। जब 17वीं सदी का जब अंतिम वर्ष आया, तब अंतिम वर्षों में मुग़ल साम्राज्य के समक्ष विभिन्न संकट उत्पन्न हो रहे थे। तो उसके कारण हैं, पहला कारण तो क्या रहा कि जो बादशाह जो औरंगजेब था, जिसकी शासन अवधि 1658 से 1707 ईस्वी रही, 1707 में जब तक उसकी मृत्यु हुई तब तक वो शासक रहा। तो बादशाह औरंगजेब ने क्या करा, मुग़ल शासक जो था उसने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ी और दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए उसने सैन्य व जो वित्तीय संसाधन हैं उन्हें अधिक खर्च कर दिया। तो ये जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ रखा है, उसने दक्कन में क्या किया था, 1685 में बीजापुर को और 1687 में गोलाकुंडा को मुग़ल साम्राज्य में मिलाया था। और 1698 में जब दक्कन में मराठों के विरुद्ध अभियान का प्रबंध जो औरंगजेब ने स्वयं ने किया था, क्योंकि जो राजकुमार अकबर था, औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी था, उसने उत्तराधिकार के लिए युद्ध किया था और इसमें उसको जो सहयोग है वो मराठों व दक्कन सल्तनत का सहयोग मिला था। तो 1698 ईस्वी में फिर दक्कन के खिलाफ जो सैन्य अभियान करे, उनका प्रबंध औरंगजेब ने स्वयं करा। तो दक्कन में एक बहुत लंबी लड़ाई औरंगजेब ने लड़ी, तो इससे काफ़ी जो मैन पावर है और जो रिसोर्सेज हैं इसके पीछे बहुत ज़्यादा खर्च कर दिए थे। दूसरा जो आया कि धीरे धीरे जो अब था वो मुग़ल साम्राज्य के प्रशासन जो था उसकी कार्यकुशलता में कमी आ रही थी। क्या हो रहा था एक्चुअली कि जो मनसबदार थे वो बहुत ही शक्तिशाली बन रहे थे, तो उन पे नियंत्रण करना जो केंद्रीय जो सत्ता थी उसके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो रहा था। क्योंकि जो सूबे के जो सूबेदार नियुक्त थे, जो अभिजात्य वर्ग था, ये क्या करता कि अक्सर जो राजस्व व सैन्य प्रशासन यानी दीवानी व फौजदारी दोनों कार्यालयों पर इनका नियंत्रण अब आ चुका था। और फिर इससे क्या हुआ कि जो मुग़ल साम्राज्य के जो विशाल क्षेत्र हैं, इससे विस्तृत राजनीतिक व आर्थिक शक्तियाँ मिल गई। और जैसे जैसे सूबेदारों ने जो ये प्रांत, जिन भी प्रांत के वो सूबेदार थे, उन पे अपना नियंत्रण कायम कर लिया, वो जो संसाधन है वो अपने पास रखने लग गए और राजधानी में जो राजस्व जो पहुंचता उसकी मात्रा में कमी आती गई। तीसरा जो कारण रहा वो ये रहा कि उत्तरी और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में जमींदारों और किसानों ने आंदोलन कर दिए थे। तो कभी कभी ये आंदोलन क्या होते थे कि जो बढ़ते हुए जो कर हैं उनके विरुद्ध होते थे, और कभी कभी ये जो शक्तिशाली जो सरदार हैं किसानों के, उनके द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए भी ये विद्रोह हुए। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये औरंगजेब के शासनकाल के दौरान या उसके बाद में हो रहे थे। इससे पहले कभी क्या मुग़ल सत्ता के समक्ष इस तरह के आंदोलन नहीं हुए थे? ऐसा नहीं था, पहले भी इस तरह के हुए थे। लेकिन अब जो आंदोलन थे, इनके पास आर्थिक संसाधनों का जो ये प्रयोग है, ये अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए कर रहे थे। तो इस तरह धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों में अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी और औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को नहीं रोक सके। ये कुछ कारण हैं। चौथा कारण बताया जाता है कि जो
औरंगजेब ये आर्थिक व राजनीतिक ये तो जो संकट थे ही थे, इन्हीं के बीच में जो नादिर शाह है, ईरान का शासक था, उसने 1739 ईस्वी में दिल्ली पे आक्रमण कर दिया। और फिर उसने आक्रमण करा तो वो काफ़ी धन संपदा लूट कर ले गया। और तत्पश्चात 1748 से 1761 के बीच में जो अफ़गान शासक था अहमद शाह अब्दाली, उसने 1748 से 1761 के बीच में लगातार उत्तरी भारत पर आक्रमण करे। तो उससे भी जो मुग़ल साम्राज्य है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। आर्थिक तो राजनीतिक तौर पर तो वो कमज़ोर था ही था, आर्थिक तौर पर भी उसे निचोड़ लिया गया। और फिर जो लास्ट जो 5वां कारण बताया गया है इसमें कि जो अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता, जो अभिजात्य वर्ग था मुगल दरबार में, उनमें आपस में प्रतिद्वंदिता थी। मेनली 2 समूहों के बीच में थी, जो ईरानी मूल के थे और जो तुर्क मूल के थे, उनके बीच में। और जो ये अभिजात्य वर्ग हैं, कभी कोई मजबूत हो जाता, कभी कोई, और जो मुगल सम्राट हैं इनके कहे कहे काम करते थे। और ऐसा बताया जाता है कि 2 मुगल बादशाह रहे, फ़र्रुख सियर 1713 से 1719 के बीच में, और आलमगीर द्वितीय रहे 1754 से 59 के बीच में। इनकी हत्या कर दी गई। और 2 अन्य बादशाह थे, अहमद शाह 1748 से 1754 और शाह आलम द्वितीय। वो उन्हें, जो उनके अभिजात्य वर्ग है, उन्होंने अपनी आपसी राजनीति के चक्कर में उन्हें अंधा कर दिया। तो ये मुग़ल शासक के लिए काफ़ी अपमानजनक रहा। तो हमने 5 कारण पढ़े कि मुग़ल साम्राज्य जो है वो कमज़ोर क्यों हुआ। पहला कारण तो ये था कि जो बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ी। सेकंड था मुग़ल साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता में कमी आ रही थी लगातार। तीसरा क्या हो रहा था, जो उत्तरी और जो पश्चिमी भारत है वहाँ पे अनेक किसान आंदोलन हो रहे थे, वो भी एक मुग़ल साम्राज्य के लिए संकट का कारण बने। और जो चौथा रीज़न है कि ईरान के शासक नादिर शाह द्वारा और जो अफ़गान शासक है अहमद शाह अब्दाली द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया। और 5वां कारण ये बताया गया है कि जो अभिजातों के विभिन्न समूहों के बीच में जो आपस में जो प्रतिद्वंदिता थी, उसने भी कहीं ना कहीं मुग़ल साम्राज्य को कमज़ोर करा। इससे क्या हुआ कि जो नए राज्यों का उदय हुआ, नए क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए, वो अभी नया दूसरा टॉपिक है। तो देखिए, इसमें बता रखा है कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया, जिसे हम 3 तरह के राज्यों में बांट सकते हैं। देखिए, जो पहला था अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे राज्य थे। तो ये जो इनके जो संस्थापक थे इन राज्यों के, वो ये जो अवध, बंगाल व हैदराबाद है, ये पहले मुग़ल साम्राज्य में ही सम्मिलित थे। बाद में जो भी अभिजात्य वर्ग जो इन पे कंट्रोल करते थे, उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे मुग़ल सत्ता से स्वतंत्र कर लिया। तो इन राज्यों के जो शासक थे अवध, बंगाल व हैदराबाद के, वो अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। यद्यपि वे मुग़ल बादशाह से औपचारिक तौर पर उन्होंने अपने संबंध नहीं तोड़े, वो ऑफिशियली मुग़ल बादशाह के अंडर में ही काम कर रहे थे, लेकिन व्यवहारिक तौर पे वो काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्र हो चुके थे। अवध, बंगाल व हैदराबाद। सेकंड कैटेगरी है ऐसे राज्य जो मुग़लों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे, और इसमें कई राजपूत प्रदेश शामिल थे। वतन जागीरों के रूप में प्रदेश शामिल थे, ये मैं एक्सप्लेन करूंगी क्या होता है। तीसरा था मराठा, सिख व जाट। ऐसे राज्य जो विभिन्न आकार के थे, और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुग़लों से स्वतंत्रता छीनकर हासिल करी थी। यानी मुग़ल साम्राज्य का जब पतन हुआ, उससे 3 तरह के क्षेत्रीय राज्य उभरे। पहले थे अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे मजबूत राज्य, जो कि जिन अभिजात्य वर्गों द्वारा इन्हें स्थापित किया गया, वो ऑफिशियली अभी मुग़ल साम्राज्य के अंडर में ही था, लेकिन स्वतंत्र हो चुका था। दूसरा ऐसा राज्य था जो वतन जागीरों के रूप में कार्य कर रहा था, जैसे कि कुछ राजपूत प्रदेश अंबर व जोधपुर के। तीसरा सिख, मराठा व जाट, जिन्होंने कभी भी मुग़ल सत्ता को स्वीकार नहीं करा और लंबे संघर्षों के बाद अपनी स्वतंत्रता उन्होंने हासिल करी। अब यहाँ पे जो सेकंड कैटेगरी है क्षेत्रीय राज्य उभरने की, वतन जागीर। तो देखिए, जागीर का मतलब होता है भूमि अनुदान, और वतन का अर्थ यहाँ पर है कि उस विशेष क्षेत्र के स्थानीय शासकों के क्षेत्र को संदर्भित करता है वतन। यानी ये जो वतन जागीर की जो अवधारणा है, ये अकबर के शासनकाल के दौरान शुरू हुई थी। तो इस व्यवस्था में क्या होता था, वतन जागीर की व्यवस्था में, कि भले ही मुग़ल राजा युद्ध जीत ले, लेकिन वे पराजित शासकों, राजाओं के राज्यों पर कब्जा नहीं करते थे, बल्कि उस विशेष क्षेत्र या प्रांत के राजा को अपने राज्य पर शासन करना जारी रखने की अनुमति देते थे, बशर्ते उसे मुग़ल शासक की अधीनता स्वीकार करनी पड़े। इस प्रकार इस अवधारणा में एक राजा का मुग़ल सम्राट के अधीन अपने राज्य का राजा बना रहता था। यानी
कि वो मुग़ल जो शासक थे वो इन्हें पराजित तो कर देते थे, लेकिन वो उन्हें उनके राज्यों पे कब्जा नहीं करते थे। वो कहते थे आप अपने अकॉर्डिंग अपना अपना शासन करिए, लेकिन आप हमारी अधीनता स्वीकार करिए। तो ये जो व्यवस्था है ये वतन जागीर की आई, जिसमें कि कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तो वही अब पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी है पुराने मुग़ल प्रांत, जो कि पहले एक मुग़ल साम्राज्य का हिस्सा थे, लेकिन अब उन्होंने स्वतंत्रता ले ली थी। तो देखिए, पुराने मुग़ल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उसमें से 3 राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। तो ये जो तीनों ही जो राज्य थे वो उच्च मुग़ल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, जिनका मुग़ल दरबार में ऊंचा स्थान था। तो अवध है, बंगाल है, हैदराबाद है। अवध के संस्थापक रहे शहादत खान, जिनका 6000 जात का दर्जा था मुग़ल दरबार में। जात का दर्जा आपने बताया कि इससे आपकी मतलब कैटेगरी डिसाइड होती थी मुग़ल दरबार में। आप मतलब उतने ही सम्मानीय, उतने ही विशिष्ट आप होते थे। तो जो अवध के संस्थापक रहे हैं शहादत खान, वो 6000 जात का दर्जा था। बंगाल के संस्थापक जो हुए वो मुर्शीद कुली खान थे, उनका 7000 जात का दर्जा था मुग़ल दरबार में। और हैदराबाद के संस्थापक आसफ जाह हुए, जिनका 7000 जात का दर्जा था। ठीक है, अब देखिए, जात से तात्पर्य मनसबदार की उस स्थिति से था जो उसे प्रशासकीय पद श्रेणी में प्राप्त थी मुग़ल जो व्यवस्था थी उसमें, और उनका जो वेतन होता था वो भी उसी अनुपात में उन वेतन सूचियों के आधार पर निर्धारित होता था, जो कि उस समय लागू हो गई थी। और ये तो एक जात श्रेणी हो गई कि भाई 6000 का जात का दर्जा है, 7000 जात का दर्जा है, या 5000 जात का दर्जा है। एक मुग़ल साम्राज्य में एक सवार श्रेणी भी थी। तो सवार श्रेणी से, इसमें नहीं है, अलग कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ, सवार श्रेणी जो थी उससे अभिप्राय था कि कितना सैनिक दल एक मनसबदार को बनाए रखना है और उसके लिए उसे कितना वेतन मिलेगा। तो जात श्रेणी जो है प्रशासकीय पद श्रेणी है, और सवार श्रेणी की वो कितना सैनिक दल वो रखेगा। ये 2 श्रेणियाँ थी। फिर है अब जो फर्स्ट हमने पढ़ा कि हैदराबाद जो है पढ़ेंगे हम, तो इनकी जो स्थापना है वो मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार के अत्यंत शक्तिशाली सदस्य थे एक निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ, इनके द्वारा की गई। 1724 से 1748 इनका शासनकाल रहा है। और इन्हें सबसे पहले अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी, लेकिन बाद में इन्होंने दक्कन का कार्यभार संभाला। जो हैदराबाद के जो ये संस्थापक रहे निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ, और जिनका दर्जा जो था वो 7000 जात का था। और 1720 से 22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से जो आसफ जहाँ को उस जो एरिया था दक्कन का, वो उनकी काफ़ी जानकारी थी। तो राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन पे पूरा नियंत्रण था, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी नोन था वो इलाका उनके लिए। और दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुग़ल दरबार में जो उत्तराधिकार के लिए जो प्रतिस्पर्धा हो रही थी, या राजनीतिक जो भी राजनीति वहाँ पे चल रही थी, उसका फ़ायदा उठाकर आसफ जहाँ ने सत्ता हथियाई। और वो जो क्षेत्र जो पहले उसके जिसका वो जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में था, वो अब वहाँ का वास्तविक शासक बन गया। कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उसने उत्तरी भारत से लाकर दक्षिणी भारत में नियुक्त करा। तो वो भी काफ़ी जो नया क्षेत्र है वो पाके वो खुश थे, नए अवसर पाके खुश थे। और दिल्ली के मुग़ल बादशाह जो थे, जो भी हुए, वो आसफ जहाँ जो भी निर्णय लेता अपने एरिया का, वो बस उसको बस वैलिड कर देते, उसको हाँ कर देते। बाकी जो वास्तविक निर्णय आसफ जहाँ ही अपने एरिया का ले रहा था। और हैदराबाद राज्य जो है वो, अगर हैदराबाद की आप भौगोलिक स्थिति देखें तो वो पश्चिमी मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र जो तेलुगु सेना नायक थे उनके साथ उसका युद्ध हमेशा ही चलता रहता था। और आसफ जहाँ जो हुआ वो पूर्व दिशा में कोरोमंडल तट पर स्थित जो वस्त्र उत्पादक धन संपन्न क्षेत्र था वहाँ पर अपना नियंत्रण प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसकी अभिलाषा पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश सत्ता आ चुकी थी। फिर ये अवध के बारे में बताया गया है कि जो अवध था वो 1722 में बुरहान उल मुल्क शहादत खान जो थे वो वहाँ अवध का सूबेदार वो नियुक्त हुए। और उनकी जो 6000 जात का दर्जा था, जो ये संस्थापक थे बुरहान उल मुल्क इनका मुग़ल दरबार में। और मुग़ल साम्राज्य का जो विघटन हुआ उसके बाद जो भी क्षेत्रीय राज्य बने उनमें वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य थे। और जो अवध की जो भौगोलिक स्थिति है वो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में ये फैला हुआ था। तो एक काफ़ी समृद्धशाली प्रदेश था, जो क्योंकि उपजाऊ मैदान में तो राजस्व ऑब्वियस से बहुत अच्छा आता था। और उत्तरी भारत और जो बंगाल है उसकी जो व्यापार का मार्ग था वो उसके बीच में से होकर गुजरता था। जो अवध की जो सामरिक स्थिति थी
तो जो बुरहान उल मुल्क द्वारा जो है अवध की, उन्होंने भी जो हैदराबाद के जो आसफ जहाँ थे उनकी तरह ही इन्होंने बुरहान उल मुल्क ने भी दीवानी और फौजदारी जो मसले थे उनका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और सूबे के जो अवध जो सूबा था उसके राजनीतिक, वित्तीय और सैन्य मामलों के जो कर्ता धर्ता बन गए। फिर यहाँ पे बता रखा है कि उन्होंने किस तरह का प्रशासन अवध में रखा, इस पैराग्राफ में पूरा यही बता रखा है। तो देखिए अवध क्षेत्र में इन्होंने मुगल प्रभाव को, वो धीरे धीरे क्या है, ये जो भी संस्थापक हुए धीरे धीरे मुगल जो सत्ता थी केंद्रीय प्रशासन से मुक्त होना चाहते थे। तो इन्होंने क्या करा कि जो मुगल जो केंद्रीय सत्ता थी उनके द्वारा जो भी नियुक्त अधिकारी थे जैसे कि जागीरदार हुए, उनकी संख्या में वो कटौती कर देते और वो जो वहाँ पर अपने जो निष्ठावान सैनिक होते, सेवक होते, अधिकारी कर्मचारी, उन्हें वो नियुक्त करते। और वो धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये जागीर अधिकारियों के जो खातों में लेखों की वो जांच की जाती और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण करा गया। यानी जो एक तो मुगल सत्ता द्वारा भी राजस्व की जो एक प्रणाली है वो निर्धारित की गई होगी, लेकिन इसने जब अपने जो मतलब कर्मचारी जब नियुक्त करे, अपने अधिकारी जब नियुक्त करे, जिन्हें इसने जागीर अधिकारी कहा है, पुराने जमींदारों को हटाकर, तो इसने वहाँ पर क्या करा, उनके जो राजस्व का जो निर्धारण है वो दोबारा करा, अपने स्तर पे करा। और जो एक बात ये है कि शहादत खान जो थे ये, इन्होंने अनेक राजपूत जमींदारियों और रोहिलखंड के अफगान थे, इनकी उपजाऊ कृषि भूमि को भी अपने क्षेत्र में मिला लिया, अपने जो राज्य था अवध राज्य में। और राज्य जो ऋण प्राप्ति हेतु स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कि जो अब जो ऋण है वो स्थानीय सेठ, साहूकार और महाजन से लिया जा रहा था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम को भुगतान की गारंटी देते थे। वहीं इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्रित करने की छूट दी जाने लगी। और इन परिवर्तनों के स्वरूप क्या हुआ, जो साहूकार और महाजन जैसे कई राजनीतिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इसका ये मतलब है कि जो मुगल प्रशासन था वो अपने अधिकारी नियुक्त करता था और वो राजस्व किसानों से या फिर जो आम जनता है उससे अलग अलग राजस्व वसूल करते थे। अब जो एक नया तरह का एडमिनिस्ट्रेशन आया, इसमें इन्होंने क्या करा, इन्होंने इजारेदार ले लिए। इजारेदार का ये मतलब है कि ठेके पर दे दिया, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया कि आप हमें इतना राजस्व लाकर दीजिए, ठीक है। और जो राज्य है वो अपना काम करवाने के लिए मतलब आप कहें कि कोई ऋण ले रहा था, वो अब जो साहूकार थे, महाजन से थे, उनसे ले रहा था। तो इससे क्या हुआ, जो साहूकार और महाजन थे उनका दखल बढ़ा। और ये आगे वाले बंगाल का जब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या था। यानी जो ठेकेदारी वाली जो प्रथा थी वो मुगल प्रशासन में नहीं थी, लेकिन अब जो नए क्षेत्रीय राज्य बन रहे थे इनके संस्थापकों ने ये अपनाई। तो इससे जो क्या हुआ कि महाजन और जो ये साहूकार, ये लोग राजस्व व्यवस्था को नियंत्रित करने लग गए। देखिए कैसे, अभी पहले हम बंगाल के बारे में पढ़ते हैं। जो बंगाल है वो मुर्शीद कुली खान, ये उनके नेतृत्व में ये बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राज्य बन के उभरा। हालांकि ये बात ये है कि ये सूबेदार नहीं थे, बल्कि सूबेदार के द्वारा नियुक्त नायब थे और ये कभी भी औपचारिक तौर पे कभी भी सूबेदार नहीं बने। लेकिन ये जो वास्तविक सत्ता इन्होंने धीरे धीरे अपनी कुशलता से, राजनीतिक और सैन्य कुशलता से अपने हाथों में इन्होंने ले ली, मुर्शीद कुली खान ने। और राज्य प्रशासन पे इन्होंने अपना नियंत्रण ले लिया। और इनका 7000 जात का दर्जा था मुगल दरबार में। और इन्होंने क्या करा कि प्रशासन इनका अगर हम पढ़ें कि इन्होंने किस तरह का प्रशासन करा, तो मुगल प्रभाव को इन्होंने ये भी स्वतंत्र होना चाहते थे। तो इनका सबसे पहले फर्स्ट जो इनका जो काम करना का ये था कि कैसे ना कैसे करके मुगल प्रभाव को हम कम करें। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा कि वही अवध के जो नवाब की तरह इन्होंने भी क्या करा, बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पे पुनः निर्धारण करा इन्होंने। और सभी जमींदारों से इन्होंने कठोरता से राजस्व नगद वसूल करते थे। इससे जो अधिकतर जमींदार हैं उन्हें महाजन और साहूकारों से उधार लेना पड़ता। फिर जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते उन्हें मजबूरन अपनी ज़मीनें बड़ी जमींदारों को बेचनी पड़ती। इससे क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी में बंगाल के क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। जो जमींदारी की जो व्यवस्था है उसमें भी काफ़ी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के मध्य हैदराबाद और अवध की भांति एक घनिष्ठ संबंध बन गया। और अलीवर्दी खान हुए हैं 1740 से 1756।
जिनका शासनकाल रहा है। तो इसमें इन्होंने जो साहूकारी है जो वर्ग था वो काफ़ी समृद्धशाली और प्रभावशाली हो गया। और इसी तरीके से जैसे जगत सेठ का एक साहूकार घराना था वो अलीवर्दी खान के काल में काफ़ी समृद्धशाली हो गया। एक्चुअली ये क्या करते थे कि जो ठेके पर दे दिया कि हमें इतना राजस्व आप लाकर दीजिए। अब जो इजारेदार थे या जो जमींदार थे, हमें मीडिएटर एक हम उन्हें मान सकते हैं, वो किसानों से उतना ले नहीं पाते थे क्योंकि उपज ही नहीं होगी तो वो कहाँ से लेंगे। लेकिन उनको जो सेंट्रल जो प्रशासन है उसको तो उनको एक तय रकम है उतनी देनी है, वो रकम नहीं दे पाते। तो वो क्या करते कि जो सेठ होते या जो साहूकार वर्ग होता उनसे ऋण लेते, क्योंकि उनको तो आगे कहीं ना कहीं वो जमा करवाना ही है। इसके एवज में ये क्या करते, जो इजारेदार थे या जो बीच वाले जो जमींदार थे ये साहूकारों से पैसा उधार लेते। तो अब ये जो साहूकार वर्ग होता है ये क्या करता कि भाई ऐसे तो कोई पैसा देगा नहीं, तो ये उनकी जो ज़मीन है जो या उनके जितने भी वो गांव हैं वो ऋण के तौर पे, प्रतिभूति के तौर पे अपने पास रख लेते। फिर ये उनको तो ऋण दे देते और वो इजारेदार जो हैं वो आगे जमा करवा देते केंद्रीय सत्ता को, जो भी जो बंगाल और हैदराबाद और अवध इनके जो संस्थापक थे इनके वहाँ पे जमा करवा देते। लेकिन और जो इन्होंने जो ऋण लिया है अगर ये समय से नहीं चुका पाते तो जिस साहूकार वर्ग ने इनसे वो जो प्रतिभूति ली है वो उस साहूकार वर्ग की हो जाती। अब साहूकार वर्ग क्या करता कि जो भी ज़मीन ली है वहाँ से वो अपने जो उसकी भी जो भी मैन पावर होती वहाँ से वो कर वसूलता। तो धीरे धीरे क्या होता गया, और दूसरी तरफ क्या हो गया कि ज़मीनें इनके हाथों में आने लग गई, साहूकार वर्गों के हाथ में। और जो राज्य है केंद्रीय सत्ता वो भी इनसे जनता के लिए जो भी काम करवा रही है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी इनसे पैसा लिया जा रहा है। यानी दोनों तरह से ये एक जो राजनीतिक सत्ता इनके हाथ में आ गई और ये काफ़ी समृद्धशाली हो गए। इससे पहले नहीं होता था। मुगल साम्राज्य में क्या होता था, मुगल साम्राज्य खुद नियुक्त करता था। तो सीधे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि भाई एक तो डायरेक्ट गवर्नमेंट काम करे, एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम दे दे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो बेसिस पे जो ये काम है वो कार्यशैली यहाँ पर आई। हालांकि से जमींदार बर्बाद हो गए, उनकी ज़मीनें बिक गई। फिर यहाँ पे है कि जो अवध, बंगाल और हैदराबाद है इनकी जो अभिलक्षण है, तीनों की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। तो देखिए पहली इसमें यहाँ बताई गई है कि यद्यपि जो बड़े राज्य थे वो मुगल अभिजातियों द्वारा स्थापित किए गए थे, लेकिन ये अभिजात्य कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिलती है। यानी जो मुगल साम्राज्य की जो व्यवस्थाएं थी उनसे एग्री नहीं करते थे। विशेषतः वे जागीरदारी व्यवस्था को पसंद नहीं करते थे। जैसे उन्होंने सभी ने पुनर्निर्धारण करा राजस्व एकत्रित करने की जो व्यवस्था थी उसका। दूसरा जो कारण, जो विशेषता है, जो सामान्य विशेषता इन तीनों में हमें देखने को मिली कि कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। जैसे मैंने समझाया कि कर संग्रह के लिए तीनों ही राज्यों ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए, ठेके पर दे दिया मतलब। और यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी कि जो मुगल थे वो ये इजारेदारी की जो प्रथा थी से पूर्णतः नापसंद करते थे, लेकिन ये 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई। हालांकि विभिन्न इलाकों में थोड़ा थोड़ा इसका रूप अलग अलग था, क्षेत्रीय विभिन्नताएं इसमें थी। तीसरा कारण, जो तीसरी सामान्य विशेषता है इन तीनों राज्यों की, कि अब इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में राज्य और धनी जो महाजन थे, वणिक जन थे यानी व्यापारी, इनके बीच में संबंध उभरने लगे। यानी राज्य और जो बिजनेसमैन है उनका आपस में घनिष्ठ संबंध हो गया। तो ये जो साहूकार महाजन लोग थे, लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते, बदले में प्रतिभूतियां यानी जमानत के तौर पर ये इनकी ज़मीन रख लेते और उनकी जोतों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल किया करते। इस प्रकार समस्त भारत में धनी साहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ गई। यानी पहले इनका कोई रोल नहीं था, लेकिन अब जो ये नई तरह की जो राजनीति हुई, व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था, इसमें इनका दखल बढ़ गया। फिर जो ये कैटेगरी थी जो कि मुगल साम्राज्य का जब पतन हुआ, तो 3 तरह के हमने देखा क्षेत्रीय राज्य उभरे। तो पहले थे अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे राज्य जो कि मुगल अभिजातियों द्वारा स्थापित किए गए थे। दूसरे थे वतन जागीर वाले, जिसमें कुछ राजपूत प्रदेश शामिल थे। तो देखिए इसमें बता रखा है कि जो बहुत से जो राजपूत घराने थे, विशेषतः अंबर व जोधपुर जो राजघराने थे, वो अपनी एक समय ऐसा आया कि 17वीं शताब्दी के अंत तक और 18वीं शताब्दी में आते आते
क्योंकि ये अपनी जो जागीरें हैं इन पे पर्याप्त स्वायत्ता इनको मिल गई थी। और 18वीं शताब्दी में ये इतने स्वतंत्र मतलब हो गए थे कि इन्होंने आसपास के इलाकों पे अपना नियंत्रण करने का प्रयास शुरू कर दिया। और जोधपुर के जो राजा थे अजीत सिंह, उनके बारे में बताया गया है कि वो मुगल दरबार की कुटिया राजनीति में भी उनके द्वारा दखल दिया गया। और जो अंबर व जोधपुर जो राजघराने हैं, उन्होंने गुजरात और वो मालवा के जो लाभदायक सूबे हैं उनकी सूबेदारी का दावा करा। इससे क्या हुआ, जो जोधपुर के राजा अजीत सिंह थे उन्हें गुजरात की, और अंबर के सवाई राजा जो जयसिंह थे उन्हें मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदर शाह हुए हैं मुगल बादशाह जहांदर शाह द्वारा 1713 में जो ये राजा थे, अंबर के राजा और जोधपुर के राजा, इन्होंने जो नई जो सूबेदारी ली इनके पदों का नवीनीकरण कर दिया। और जो ये राजा थे जो अंबर के और जो जोधपुर के, ये अपने अपने जो वतन थे इनके, यानी जो स्थानीय जो इनका क्षेत्र था जहाँ ये शासन करते थे अंबर और जोधपुर, तो ये उसके आसपास के इलाकों पर भी अब ना कब्जा करने का प्रयास करने लगे। तो जैसे अंबर ने बूंदी के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, और जो जोधपुर के शासक अजीत सिंह हुए उनके द्वारा नागौर पे भी अतिक्रमण कर लिया गया। फिर क्या हुआ इससे कि जो राजा जयसिंह थे, अब उन्होंने जयपुर को अपनी अंबर से जयपुर को उन्होंने अपनी नई राजधानी बना लिया। और 1722 ईस्वी में जो सवाई राजा जयसिंह थे उन्हें आगरा की सूबेदारी भी दे दी गई। और 1740 के दशक में जब राजस्थान में जब मराठों के अभियान शुरू हुए, मराठे जब आक्रमण करने लगे, तब जाके ये जो रजवाड़े थे इन्होंने अपनी जो विस्तार की नीति थी, क्षेत्रीय विस्तार की नीति, उस पर लगाम लगी, उन पर रोक लगी। एक देखिए जो यहाँ साइड में बता रखा है कि मेवाड़ जो राजघराना था वही एक ऐसा राज्य था राजपूतों में जिसने सूबेदार मतलब मुगल सत्ता को स्वीकार नहीं किया था। और जो राणा प्रताप हुए 1572 ईस्वी में, उन्होंने उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ वो राजगद्दी पे आसीन हुए थे। मतलब उनका मुगल सत्ता से जो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। और फिर जो एक मिनट, जो जयपुर के जो ये शासक थे अंबर के, जिन्होंने जयपुर में अपनी राजधानी स्थापित करी, इन्होंने इनके सवाई जो जयसिंह थे, इनके द्वारा खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु जंतर मंतर नाम से विख्यात 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया, खगोल विद्या का अध्ययन करने के लिए दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में। ये फिर है आज़ादी हासिल करना, तीसरी तरह की कैटेगरी कि जिन्होंने कभी भी मुगल सत्ता को स्वीकार नहीं करा और इनका हमेशा संघर्ष चलता रहा। उसमें 3 तरह के समुदाय बता रखे हैं, सिख, मराठा और जाट। उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए सिखों के बारे में बता रखा है कि जो 17वीं शताब्दी थी, इसके दौरान जो सिख समुदाय था जो कि बाबा गुरु नानक द्वारा स्थापित किया गया था, वो 17वीं शताब्दी आते आते अब एक राजनीतिक समुदाय के रूप में वो गठित हो गया था। हमने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ रखा है। तो इससे जो पंजाब था उसका क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। ठीक है। फिर इसमें यहाँ गुरु गोविंद सिंह के बारे में बता रखा है कि इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी। मतलब जो सिख थे उन्हें एक राजनीतिक तौर से संगठित करा। तो वो जो संस्था उन्होंने जो स्थापित करी वो खालसा कहलाई, जिसकी 1699 ईस्वी में उन्होंने स्थापना करी। और इसके पश्चात उन्होंने राजपूतों व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने खालसा को प्रेरित करा गुरु गोविंद सिंह ने कि शासन उनके भाग्य में है। क्या नारा देके कि राज करेगा खालसा। फिर यहाँ बंदा बहादुर हुए हैं। इनके बारे में बताया जाता है कि 1708 ईस्वी में जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई, इसके पश्चात जो बंदा बहादुर थे इन्होंने खालसा का नेतृत्व किया, वे मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। तो जो बाबा गुरु नानक थे और गुरु गोविंद सिंह थे, उनके नाम से इन्होंने सिक्के गढ़े और अपने शासन को सार्वभौम बताया, यानी सारी भूमि का शासक होना बताया। और सतलज और जो यमुना नदी है उसके बीच में, उसके बीच का जो भी क्षेत्र था, सतलज और यमुना नदी के क्षेत्र के बीच का जो है, वहाँ इन्होंने अपना प्रशासन, अपने राज्य की स्थापना करी। हालांकि 1715 में इन्हें बंदी बना लिया गया और 1716 में मार दिया गया। फिर एक दल खालसा एक शब्द आया है यहाँ पर। तो देखिए क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेता थे सिखों में। इनके नेतृत्व में जो सिख समुदाय है वो जत्था या बाद में मिसलों के रूप में संगठित हुआ। एक ग्रुप के नेम है जिन्हें जत्था कहा गया या मिसलों में संगठित करे। तो इनकी जो संयुक्त सेनाएं थीं वो दल खालसा कहलाती थी। और ये जो दल खालसा था ये बैसाखी व दिवाली के पर्वों पर अमृतसर शहर में मिलता था। और वहाँ पर ये
प्रस्ताव पारित करते थे, जिन्हें गुरुमत्ता यानी गुरु के प्रस्ताव कहा जाते थे। जो भी सामूहिक निर्णय इन जत्थों और मिसलों द्वारा लिए जाते थे वो गुरुमत्ता यानी गुरु के प्रस्ताव कहलाते थे। फिर यहाँ पे एक राखी व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि जो राखी व्यवस्था है वो सिखों द्वारा स्थापित की गई थी। तो इसमें क्या करते थे, किसानों से उनकी उपज का जो भी उन्होंने जिस क्षेत्र पे शासन कर रखा है वहाँ पर सिख क्या करते, वहाँ के जो किसान थे उनसे उनकी उपज का 20% कर लेते और बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान करते। भारत के जो भी आक्रमण है, चाहे मुगल हैं, चाहे फिर अफगान के जो जिधर से भी आक्रमण हो रहा है, मराठों का आक्रमण हो रहा है, उसके अगेंस्ट वो उन्हें संरक्षण प्रदान करते थे उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेने की एवज में। फिर बताया कि अपने सुनियोजित संगठन के कारण जो खालसा है पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली, ये अफगान के शासक थे, इनके खिलाफ सफल विरोध इन्होंने दर्ज करा है सिख समुदाय ने। और जो अब्दाली ने जो मुगल थे उनसे पंजाब का समृद्ध प्रांत व सरहिंद जो है उसकी सरकार को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। सरहिंद जो शहर है वो पटियाला के पास में शहर है। फिर देखिए जो खालसा था उसने 1765 ईस्वी में अपना सिक्का गढ़वाया। जो खालसा जो संस्था थी उसने और सार्वभौम शासन की घोषणा करी और जो उसने भी सिक्कों पर वही शब्द लिखे जो बंदा बहादुर ने लिखे थे अपने जो उनके जो लिखे हुए उनके समय पे जो सिक्कों में शब्द लिखे हुए थे। फिर 18वीं शताब्दी आते आते जो ये सिख इलाका था ये सिंधु से यमुना नदी तक विस्तृत था। यानी जो बंदा बहादुर के समय सतलज नदी से यमुना नदी के बीच में था, अब वो सिंधु से यमुना नदी तक विस्तृत था। हालांकि ये विभिन्न शासक थे उनके था, लेकिन पूरा एरिया में सिख रहते थे। किसी पे कोई सरदार कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, कोई किसी पर कोई कर रहा है। फिर जो महाराजा रणजीत सिंह हुए, इन्होंने जो अलग अलग समूह थे इनमें एकता कायम करी और 1799 ईस्वी में इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ये सिख समुदाय के बारे में हमने पढ़ा, सिख सत्ता के बारे में पढ़ा, जिसके मुगल जो सत्ता थी उसे कभी नहीं बनी और इन्होंने अपनी स्वतंत्रता हम मान सकते हैं छीन कर हासिल करी। दूसरे में हम मराठा जो साम्राज्य है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो मराठा राज्य भी जो था वो भी एक अन्य क्षेत्रीय शक्तिशाली राज्य था जो मुगल शासन का निरंतर विरोध करके उत्पन्न हुआ था। तो उसमें जो शिवाजी जो हुए 1630 से 1680 है इनकी अवधि। इन्होंने शक्तिशाली योद्धा परिवारों जो देशमुख थे उनकी सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना करी। फिर और जो इन्होंने जो अत्यंत गतिशील कृषि पशुचारक एक जाति है कुणबी, वो इनकी जो सेना थी मराठों की उसका एक परमानेंट हिस्सा बन गए, मुख्य आधार बने। और शिवाजी ने जो प्रायद्वीप जो ये पठारी इलाका था दक्कन का, उसमें मुगलों को चुनौती देने के लिए जो कुणबी जो जाति थी इस सैन्य बल का इन्होंने प्रयोग करा। फिर शिवाजी के बाद में जो है ना मराठा राज्य उसमें प्रभावी शक्ति बन के उभरे चित्पावन ब्राह्मण थे उनके परिवार जो पेशवा कहलाते रहे। और शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा के रूप में वे अपनी सेनाएं देते रहे। चित्पावन ब्राह्मणों के वो परिवार थे पेशवा। और उन्होंने जो क्या है पुणे में जो मराठा साम्राज्य था उसको पुणे उसकी राजधानी उन्होंने बनाया। और पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास करा। तो उनकी जो सफलता थी कि वो इतना सफल जो सैन्य संगठन है वो कैसे स्थापित कर पाए, तो क्या करते थे ये कि ये छापामार गुरिल्ला युद्ध लड़ा करते थे। इसमें क्या होते थे कि वो मुगल जो थे उनसे किलेबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकल जाते और जो पास की जो शहरी जो कस्बे थे उन पे हमला करते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ करते कि उनके पीछे आने जाने के और आगे आने जाने के सारे रास्ते ब्लॉक कर देते थे, जहाँ से कि उन्हें रसद आए या कुमक आए। कुमक का मतलब है अतिरिक्त सैन्य सहायता। तो वो इस तरह की वो युद्ध प्रवृत्ति काम में लेते और यही कहीं ना कहीं उनकी सफलता का कारण बना। फिर 1720 से 1761 के बीच में जो मुगल साम्राज्य है मराठा साम्राज्य उसका काफ़ी विस्तार हुआ और इसने मुगल जो साम्राज्य उसे काफ़ी क्षति पहुंचाई। और 1720 का दशक आते आते जो मालवा और जो गुजरात जो मुगल साम्राज्य का हिस्सा था उसको मराठों ने मुगलों से छीन लिया। 1730 के दशक तक आते आते मराठा जो नरेश थे उन्होंने उन्हें इतना प्रभावशाली मान लिया गया कि समस्त जो दक्कन प्रायद्वीप था वो उसके अधिपति के रूप में उन्हें मान्यता मिल गई। और साथ ही इस क्षेत्र पर उन्होंने चौथ व सरदेशमुखी कर वसूलने का उन्हें अधिकार मिल गया। क्या होता है बाद में एक्सप्लेन करूंगी मैं। फिर 1737 ईस्वी में मराठों द्वारा दिल्ली पर भी हमला किया गया। इसके पश्चात मराठा प्रभुत्व उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा और दक्षिण में कर्नाटक व तमिल व तेलुगु प्रदेशों तक फैल गया। मतलब इतना इसके साम्राज्य की विस्तार
इसका हुआ मराठा साम्राज्य का। इन्होंने दिल्ली पर भी हमला कर लिया, मालवा और जो गुजरात जो मुगल साम्राज्य के हिस्से थे इन्होंने उस पर भी कब्जा कर लिया। तो ये प्रदेश यद्यपि औपचारिक रूप से तो मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन ये मराठा प्रभुसत्ता के रूप में, मतलब इन्होंने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो इसके लिए इनको भेंट की रकम इन मराठों के आक्रमण के से बचने के लिए इनको देनी पड़ती थी। फिर मराठों की जो ये साम्राज्य जो विस्तार नीति थी, इससे एक नुकसान ये हुआ कि इन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, लेकिन इन्होंने जो शासक थे, जिन आसपास के जो राज्य थे जिन पे इन्होंने हमला करा, उन्होंने विश्वास खो दिया। और कहीं ना कहीं यही कारण बना कि जो 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई मराठों के बीच में और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध बीच में, तो इसमें मराठों को कहीं ना जो किसी भी अन्य शासकों का सहयोग नहीं मिला और ये हार गए। प्रशासन इनका बता रखा है कि किस तरह का इन्होंने प्रशासन करा। तो देखिए, जो निरंतर जो ये सैन्य अभियान करते थे, इससे मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था स्थापित करी। तो ये क्या करते थे कि एक इलाका जीत लेते और अपना शासन सुरक्षित कर लेते, फिर उससे वो स्थानीय परिस्थितियों के मद्देनजर धीरे धीरे कुछ क्षेत्र से भू राजस्व लेते, कृषि को प्रोत्साहित करते और व्यापार को पुनर्जीवित करते। इससे क्या हुआ, जो सिंधिया, गायकवाड़ व भोंसले, ये जो मराठा सरदार थे, ये इनसे मजबूत, इन्हें सेना बनाने हेतु इन्हें संसाधन मिल पाए व्यापार से, कृषि से। इस तरीके से इन्होंने इसको प्रोत्साहित करा मराठों ने। और 1720 के दशक तक आते आते जो मालवा क्षेत्र में जो मराठा जो अभियान जितने भी हुए, उन्होंने वहाँ का जो शहरों का जो भी विकास हो रहा था, व्यापार हो रहा था, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि उसे प्रोत्साहित ही करा। तो जैसे जो उज्जैन है, वो सिंधिया जो मराठा सरदार जो थे उनकी संरक्षण में फला फूला, और जो इंदौर था वो होलकर के आश्रय में फला फूला। ये जो मतलब वाणिज्यिक व सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरे उज्जैन और इंदौर। उज्जैन सिंधियों के और इंदौर होलकरों के सेक्शन में हुए। फिर चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित जो रेशमी वस्त्र थे, उन्हें पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर जो था, जो आगरा व सूरत के बीच ही जो व्यापार था, केवल वहीं तक सीमित था, लेकिन अब जो उसका जो वाणिज्यिक जो क्षेत्र है वो दक्षिण में पुणे व नागपुर व पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद तक भी फैल गया। ये बता रखा है। फिर यहाँ देखिए, शिवाजी के बारे में अगर हम बात करें तो जो शिवाजी थे वो जो 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में जो शिवाजी के नेतृत्व में ही एक शक्तिशाली मराठा राज्य के उदय की शुरुआत हुई। जो शिवाजी हैं, इनका जो जन्म है वो 1630 ईस्वी में शाहजी और जीजाबाई के यहाँ हुआ था। और अपनी जो इनके जो गुरु हैं वो इनकी माता और इनके अभिभावक हुए हैं दादा कोंडदेव, वो थे। और जावली पर जब इन्होंने कब्जा करा, उससे ये इनकी ख्याति हुई और ये मराठा लोगों के ये एक तरीके से मुखिया बन गए। और यही उनके जो क्षेत्र विस्तार हेतु कारण बना। जब जावली पे कब्जा कर लिया तो इसी से इनका मनोबल बढ़ा और इन्होंने आगे जो क्षेत्रीय विस्तार की नीति अपनाई शिवाजी ने। और बीजापुर व मुगलों के खिलाफ किए गए जो सैन्य अभियान थे उनसे काफ़ी विख्यात हुए हैं। ये युद्ध कला में गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे और चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से एक मजबूत मराठा साम्राज्य की नींव रखी। देखिए, चौथ कर और सरदेशमुखी कर क्या होता है। चौथ कर जो होता है ये मराठों द्वारा शुरू तो नहीं किया गया था, लेकिन मराठों के उसमें काफ़ी फेमस हुआ था। चौथ कर क्या होता था, जो जमींदार जो भी कर वसूलते, भू राजस्व जो वसूलते, उसका 25% जो कर था वो मराठे लेते, वो चौथ कर था, यानी चौथाई हिस्सा 25%। फिर सरदेशमुखी कर था, उसमें क्या हुआ कि जो दक्कन में जो मुख्य राजस्व जो संग्रह करता थे, उसको जो जितना भी भू राजस्व दिया जाता उसका 9 से 10% हिस्सा होता है, यानी अतिरिक्त कर था। देखिए समझिए क्या होता है। चौथ कर तो है जो भी जमींदार हैं वो जो भी भू राजस्व जो इकट्ठा कर रहे हैं उसका 25% हो गया, वो तो चौथ कर हो गया। अब ये जमींदार जो केंद्रीय जो सत्ता है, जो मराठा जो है, उनको वो देंगे, उस टोटल का 10% जो कर है, अतिरिक्त जो कर है, वो सरदेशमुखी कर है, जो कि ये मराठा लेते थे। फिर यहाँ पे एक बाजीराव प्रथम के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। ये एक महान मराठा सैनिक हुए हैं जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते थे और पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। विंध्य के पार मराठा राज्य को उन्होंने विस्तार करा है और मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। लास्ट है जाट, जो भी हमने क्षेत्रीय राज्य पढ़े उसमें जिन्होंने अपनी तीसरी कैटेगरी में जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता कभी भी मुगल सत्ता को स्वीकार नहीं करा, उसमें जैसे मराठा और सिख के बाद में हम जाटों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो जाट थे ये समृद्ध कृषक हुआ करते थे और 17वीं से
18वीं शताब्दियों के बीच में इन्होंने अपनी सत्ता सुदृढ़ करी। और इनके जो नेता थे चूड़ामन, इनके नेतृत्व में जो दिल्ली का जो पश्चिम का जो क्षेत्र था वहाँ पर इन्होंने अपना नियंत्रण कायम करा। और 1680 का दशक आते आते इनका जो प्रभुत्व है दिल्ली आगरा के बीच के क्षेत्र पर हो गया। और कुछ समय तक तो आगरा पर भी इनका प्रत्यक्ष नियंत्रण था। और जाटों के प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और जो बल्लभगढ़ जो शहर थे वो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। इनका जो भी एरिया था जहाँ पर ये शासन करते थे उसमें पानीपत और बल्लभगढ़ जो शहर थे वो व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरे। फिर यहाँ पे जो एक सूरजमल हुए हैं राजा 1756 से 1763 के बीच में, ये इनके नेतृत्व में भरतपुर एक महत्वपूर्ण राज्य उभरा। और ऐसा कहा जाता है कि 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पे आक्रमण करा तो कई जो महत्वपूर्ण जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उन्होंने भरतपुर में ही शरण ली। यानी ये काफ़ी मजबूत राज्य रहा है। और जो अगर स्थापत्य कला की बात करें हम, तो जो भरतपुर का जो किला है वो पारंपरिक शैली में बनाया गया है, लेकिन जो दीग है उसका जो विशाल बाग महल है वो अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय है। यानी राजपूत शैली और जो मुगल शैली है उसका समन्वय करके दीग का विशाल बाग महल बनाया गया है। दीग की जो इमारतें हैं वो जो शाहजहाँ के युग में जो स्थापत्य कला थी उससे प्रेरित थी। तो जैसे यहाँ पे बता रखा है कि बांग्ला गुंबद, अगर जो डायग्राम है तो बांग्ला गुंबद हमने पढ़ा है दौचाला या चौचाला जो शैली होती थी, मतलब दीवारों पर 2 छतें त्रिकोणीय उसमें दी जाती थी। चौचाला शैली में 4 छतें 4 दीवारों पर डाल के इमारत का निर्माण करते थे। तो जो बांग्ला गुंबद के नाम से तो ये इस्तेमाल हुई है। और जो सूरजमल के बारे में अगर हम देखें तो सूरजमल जो थे वो 1756 से 1763 के बीच में, जैसे बताया गया है, भरतपुर जाट राज्य को संगठित करने वाले थे। आधुनिक पूर्वी जो राजस्थान है, दक्षिणी हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली इनके क्षेत्राधिकार में शामिल था। और भरतपुर का जो प्रसिद्ध लोहागढ़ जो किला है वो इनके आदेश पर ही निर्मित हुआ है। अन्यत्र में हम इसी समय काल में, इसी टाइमलाइन में अन्यत्र पढ़ेंगे तो फ्रांसीसी क्रांति बता रखी है 1789 से 94 के बीच में। और अमेरिकी क्रांति हुई 1776 से 1781 के बीच में। कारण क्या था? कारण ये था कि जो जनसाधारण थे वो अपनी सरकार के जो कार्य हैं उसमें हिस्सा लेना चाहते थे, जो उन्हें अधिकार नहीं था। किसके खिलाफ हुआ? पादरीगण व अभिजात जो वर्ग था उसके जो विशेषाधिकार थे उनके खिलाफ हुआ। मध्य वर्ग किसान व शिल्पकारों द्वारा दिया गया। यानी जो विशिष्ट वर्ग था जिसमें पादरीगण थे, जो जमींदार थे, ये टैक्सेस भी नहीं देते थे, जो टैक्सेस जो आम जनता है वही देती थी। तो इसके विरोध में ये क्रांतियाँ हुई हैं। तो ये जो जिन्होंने करा, मध्य वर्ग और किसान व शिल्पकार, ये जो आम जनता थी, ये इनका मानना था कि जो समाज है उसमें किसी भी समूह के जन्म से अधिकार नहीं होने चाहिए। जन्म से कोई विशिष्ट नहीं बन जाता है, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति उनकी योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। सभी के लिए समान कानून व समान अवसर होना चाहिए। जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका होनी चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि जो क्रांति हुई और जो एक किसी राजतंत्र के जो अधीन ये जो प्रजा थी अब वो एक नागरिक में चेंज हो गई। यानी सभी को समान अवसर मिलने लगे, उनको उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग, ये इसमें बता रखा है। और भारत में ये जो इस तरह का आंदोलन है, नागरिक आंदोलन, वो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में हुआ। थैंक यू।